स्टूडेंट्स, आज की हमारी आंकिक प्रश्नों की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है। एक बेलनाकार धातु जो कि तांबे का बना हुआ है, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदलने पर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 2 मिलीमीटर। जैसा कि आपको पहले मैंने कई अपनी वीडियो में बताया है कि मिलीमीटर को जब आप मीटर में बदलते हैं तो 10⁻³ से आप गुणा कर सकते हैं। छड़ के सिरों पर विभवांतर 120 वोल्ट आपको दिया गया है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ बोला गया है कि ऐसी अवस्था में इस छड़ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। आई का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इस तांबे के तार की प्रतिरोधकता रो बराबर दे रखा है 1.7 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, हम प्रतिरोध का लंबाई और क्षेत्रफल के साथ में संबंध में हम जानते हैं। हमें R बराबर होता है ρL/A। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट है स्टूडेंट्स, जिसके रूप में हमें जानते हैं ρL। A जो है यह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, जिसको हम त्रिज्या के रूप में लिखें तो πr² आपको प्राप्त होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास बनेगा 1.7 × 10⁻⁸ इंटू तार की लंबाई 1 × 10⁻² बटे पाई का मान 3.14। R आपको दे रखा है 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो R बराबर आपको मिलेगा अप्रॉक्स 1.35 × 10⁻⁵ ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास आ गया तार का प्रतिरोध। ठीक है, अब हमें निकालनी धारा है, इसलिए हम जानते हैं I बराबर होता है V/R। V का मान है 120 और R का मान आपके पास है 1.35 × 10⁻⁵ हम इसको सॉल्व करेंगे। I बराबर हमें प्राप्त होगा 88.89 × 10⁻⁻⁵ एम्पियर के रूप में। स्टूडेंट्स, यदि कैलकुलेशन में कुछ फेरबदल हो तो आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि बिंदु A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जैसा कि मैंने अपनी कई सवालों में आपको बताया है कि आपको A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक ऐसी शाखा या ऐसे पथ का आपको उपयोग करना चाहिए जो आपके लिए एक सरलतम बनता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास यह 3 और ये 3 ओम का जो प्रतिरोध बना हुआ है यह श्रेणी क्रम में है। जब हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनता है, हम मान लेते हैं इसको R1 के रूप में। ठीक है, तो हमारा यह एक सरल परिपथ के रूप में बनेगा। R1 बराबर हम लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम में है इसलिए 3 + 3 बराबर हमें प्राप्त होगा 6 ओम के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सरल परिपथ के रूप में बदलते हैं। जैसा कि ये तो है आपके पास A और B के भी लिए, A और B जो कि 3 ओम है। ठीक है, अब हम इसको जो हमने अभी सोल्व किया है ये हमारा एक जो कि आंसर आपका बनता है ये है 6 ओम। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर यह दूसरा 6 ओम है जो आपको ये शाखा दिख रही है। इसके साथ आपके पास है यह 3 ओम और फिर दोबारा से आपके पास यहाँ पे जुड़ा हुआ है 6 ओम। ठीक है, फिर यह आपके पास है 3 ओम, फिर आपके पास दोबारा से शाखा जुड़ी हुई है 6 ओम की और फिर यह आपके पास दोबारा से 3 ओम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जब आपने इसको सॉल्व किया श्रेणी क्रम के रूप में, आपके पास 6 ओम का प्रतिरोध आपको प्राप्त हुआ। तो अब कंडीशन ये क्या होती है कि ये दोनों आपके पास परस्पर समांतर क्रम व्यवस्था में बन जाते हैं। तो जब समांतर क्रम व्यवस्था में ये व्यवस्था आपके पास, तो हम देखते हैं, इसको नाम देते हैं R2। R2 बराबर हो जाएगा 6 × 6 बटे 6 + 6 36/12 आपके पास बनेगा 3 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा से इस परिपथ का हम सरल रूप निकालेंगे इसका। अब आपके पास ये वाला भाग हट जाएगा और 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ जाएगा। ये तो आपको दिया गया 3 ओम है और ये जो अभी आपने सोल्व किया वो आपके पास है 3 ओम और ये पॉइंट आपके पास बनता है बिंदु ए
ये आपके पास है 3 ओम, ये है पॉइंट बी का रूप, ठीक है, ये 3 ओम, और फिर दोबारा से आपके पास बनता है 3 ओम, और फिर दोबारा से आपके पास बनता है 3 ओम, 3, ये 3 ओम, ठीक है, और ये आपके पास एक विकर्ण के रूप में बनता है 6 ओम, सॉरी, और ये यहाँ पर भी आपको एक विकर्ण दे रखा है 6 ओम का प्रतिरोध, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोबारा से हम देखते हैं कि ये दोबारा से हमारे पास श्रेणी क्रम व्यवस्था बन जाती है, और फिर पुनः ये इसके समांतर क्रम व्यवस्था बनेगी। तो पहले हम श्रेणी क्रम को सॉल्व करेंगे, R3 नाम दे देते हैं इसको, हमारे पास बनेगा 3 + 3 = 6 ओम, ठीक है। अब देखते हैं ये 6 ओम दोबारा से इसके समांतर क्रम व्यवस्था में आ जाएगा। मैं इस तरह से बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये इसका प्रतिरोध हो गया समांतर क्रम के रूप में, हमने इसको नाम दे दिया R4 बराबर 6 × 6/6 + 6 बराबर कितना, आपके पास बनेगा 3 ओम, ठीक सर। आपके पास अब ये हो गया। अब इसका सरल रूप अपन बनाते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हुए हमने इस भाग को भी सोल्व कर लिया है। तो हमारे पास ये बनेगा, ये 3 ओम आपका जो आंसर आया, और यह 3 ओम, और यह हमारे पास है इसका विकर्ण जो आपको दे रखा है 6 ओम के रूप में, ठीक है, और ये आपके पास है बिंदु A और यह बिंदु B, जिसके लिए आपको यहाँ प्रतिरोध दे रखा है 3 ओम का, ठीक है। अब दोबारा से हम देखते हैं, ये अगेन आपके पास है 6 श्रेणी क्रम, और ये इसके साथ समांतर क्रम बनेगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बार बार एक ही स्टेप को हम रिपीट करते हुए देख रहे हैं कि 3 ओम 3 ओम, ये हमारे पास बनेगा 6 ओम हो जाएगा, और ये इसके साथ समांतर क्रम में बनेगा। तो 6 × 6/6 + 6 = 3। तो हमारे पास एक अंतिम आंसर के रूप में ये परिपथ इस तरह से बनेगा, A और B, ये 3 ओम है, ठीक है। हमने इसको सोल्व किया, 6 आया, 6 इसको सोल्व किया, दोबारा से 6 × 6/6 + 6, अर्थात हमारे प्राप्त होगा 3 ओम। तो ये आपके पास बनता है 3 ओम, और ये आपको मिलता है ऑलरेडी गिवन वैल्यू आपको दे रखी है 3 ओम के रूप में, ठीक है। अब आप देखते हैं इस चित्र में ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो हम देखते हैं कि R' नाम दे देते हैं इसको, 3 + 3 = 6 ओम। अब नया चित्र अपन देखते हैं, इसका आखिरी चित्र, जो कि एक आपको आंसर देता है, अंतिम आंसर, जिसमें आपके पास बनता है A और B, ये होता है 3 ओम, और ये आपके पास आता है 6 ओम। अब आप देखते हैं कि ये दोनों समांतर क्रम में हैं, इसलिए R बराबर आपके पास बनेगा 6 × 3/6 + 3, 6 × 18/9, आपका आंसर बनेगा R बराबर 2, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आपके पास इस दिए गए परिपथ में बिंदु A और B के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध आपको प्राप्त होगा वो 2 ओम का प्रतिरोध होगा। स्टूडेंट्स, एक ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है ये भी, बोर्ड एग्ज़ाम में आप किसी भी रूप में सवाल आ सकता है, लेकिन टेक्निक आप याद रखिए, सरल परिपथ का चुनाव सबसे पहले करिए, सरल परिपथ को हल करते चले जाइए, और उसकी जगह एक नया प्रतिरोध आप जोड़ते चले जाइए, आपका परिपथ व्यवस्था बहुत आसान होगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यह हमने हमारे लेसन नंबर 4 संधारित्र वाले लेसन में भी इस तरह से संबंधित एक सवाल हमने किया था, जिसको हमने कहा था कि जब अनंत श्रेणी आपके पास होती है, आपको पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या परिपथ बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ सर, देखो आप इसमें, ये इस तरह से इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, ये एक भाग हो गया इसका, यही भाग दोबारा से यहाँ बन रहा है सर, ठीक है। इसी तरह से यह आपका तीसरा भाग बन रहा है सर, और यह आपके पास इन पदों के रूप में आपको संख्या प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह हमारे पास एक एन जाल का रूप है। हम इस परिपथ को एक शॉर्ट परिपथ के रूप में बदलने के लिए हमने ये माना, एक भाग तो कॉमन ले लिया, ये वाला भाग पहला जो कि हमारे को दे रखा है इसने, स्मॉल r, 2 प्रतिरोध आपके पास है ये, ठीक है। अब ये जितने भी शेष एन भाग है, हमने ये मान लिया कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा वह कोई 2 बिंदु हमारे पास है, यहाँ A और B आपको दे रखा है, और यहाँ हम मान लेते हैं ये बिंदु C और D हमें प्राप्त है, ठीक है। हमने ये मान लिया कि इसको हल करने पर हमें एक प्रतिरोध प्राप्त होता है, और वो प्रतिरोध हमारे पास है X, जिसका मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। हम हमारी इस वीडियो में आपको X का मान ज्ञात करना बताएंगे। चलिए,
हम सबसे पहले ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध देखते हैं। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों आपके पास है समांतर क्रम में, ठीक है। और ये समांतर क्रम व्यवस्था जो आपके पास बन रही है, यह आपके पास बनेगी इसके साथ श्रेणी क्रम में। तो हम ये कह सकते हैं इसलिए ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध भी आप इसको कह सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध आपको प्राप्त होगा x बराबर जितना प्रतिरोध यहाँ बना हुआ है वही प्रतिरोध आपको a और b के मध्य भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा ये दोनों श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में और ये इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आपके पास बनेगा r प्लस आर इंटू एक्स बटे आर प्लस एक्स। ये x स्मॉल है स्टूडेंट्स, हैबिट में स्मॉल x लिखने की ज़्यादा आदत है, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास यह इक्वेशन का रूप लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में हमने किया इसको आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स आर प्लस एक्स आर, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, द्विघात समीकरण का रूप देंगे इसको हम, तो आर स्क्वायर हमें प्राप्त होगा, सबको एक साइड लेके जा रहे हैं हम, सॉरी, एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके आओगे, माइनस आपके पास बनेगा आर एक्स और माइनस आपके पास बनेगा आर स्क्वायर बराबर 0। स्टूडेंट्स, यह हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, लेकिन इस द्विघात समीकरण में हम देखते हैं कि हमारे पास खंड आसानी से नहीं हो सकते, तो हम इसको श्वेताचार्य विधि के द्वारा हल किया जा सकता है, जहां मैंने आपको पहले भी श्वेताचार्य विधि का फॉर्मूला आपको बताया है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास श्वेताचार्य विधि का एक फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले के आधार पर x का मान यहाँ ज्ञात करेंगे, इसलिए x बराबर हमें मिलेगा माइनस माइनस के r, ठीक है स्टूडेंट्स। अब b की वैल्यू आपके माइनस r के रूप में है, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि माइनस r का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आपके पास बनता है 1 और c की जगह बनता है माइनस के r स्क्वायर और बटे 2 और a की जगह आपके पास 1 है इसलिए 2 हमने लिख दिया, तो x बराबर आपको मिलेगा यह इक्वेशन r प्लस माइनस अंडर रूट आपको मिलेगा r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर बटे 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको और आगे हल करते हैं तो हमें मिलता है x बराबर r प्लस माइनस r अंडर रूट 5 और बटे 2, ठीक है, या r हमने कॉमन लिया, हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और बटे 2, ठीक है स्टूडेंट्स। यह हमारे पास x का मान प्राप्त होता है, जैसा कि हमने पहले भी आपको धारिता वाले टॉपिक में बताया था, जिस तरह से धारिता आपके पास ऋणात्मक नहीं बनती उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रतिरोध आपके पास ऋणात्मक रूप नहीं लेगा, तो इसलिए x का जो भी मान आपका बनेगा वो एक पॉजिटिव संख्या को दर्शाएगा, जिसका मान बनेगा r1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये आपका स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ जब भी इस तरह से तुल्य प्रतिरोध अनंत के रूप में होता है तो अनंत भाग को जो आपने माना है, जो भाग रिपीट हो रहा है बार बार, उसको x का मान दीजिए और वही मान आपके पास दोनों बिंदु a और b के मध्य तुल्य प्रतिरोध का काम करेगा। आपके पास यहाँ सबसे पहला सवाल है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ आपके पास है, यहाँ परिपथ की व्यवस्था के आधार में देखते हैं कि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आपके पास जुड़े हुए हैं, जिनका प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। V वोल्टा जिसका मान आपको दे रखा है 12 वोल्ट के साथ जोड़े गए। हम जैसे ही इस कुंजी को बंद करते हैं परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान एक समान होगा, चूँकि यह श्रेणी क्रम संयोजन की एक विशेषता होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहला सवाल है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चित्र में हम देखते हैं कि R1 बराबर है 1 ओम, R2 बराबर आपको दे रखा है 2 ओम व R3 बराबर आपको दे रखा है 3 ओम। इसलिए तुल्य प्रतिरोध होगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसका मान होगा 1 प्लस 2 प्लस 3
अर्थात श्रेणी क्रम RS बराबर होगा 6 ओम। ये आपके पास श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपको प्राप्त होता है। अब हमारे पास है अगला सवाल, जो कि ट्रिक के रूप में होगा। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर लिखा जा सकता है V डैश बराबर होगा R डैश बटे RS और इंटू V। जैसा कि मैंने आपको वहाँ समझाया है, R डैश आपके पास है जिस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं, R डैश। RS तुल्य प्रतिरोध जो कि आपने 6 ओम प्राप्त कर रखा है, और V 12 वोल्ट जो कि आपने वोल्टता आरोपित की है। इसलिए हमने कहा V डैश के रूप में हमने कहा पहली वोल्टता V1 बराबर, R डैश की जगह हमने लिखा R1 बटे RS इंटू V। R1 आपके पास है 1 बटे 6 इंटू 12, मतलब कि आपको मिलेगा 2 वोल्ट। अर्थात 1 ओम वाला जो तार है उसके सिरों के मध्य जो वोल्टता बनती है या विभवांतर बनता है वह 2 वोल्ट का होगा। उसी प्रकार से V2 के लिए होगा R2 बटे RS इंटू V, अर्थात 2 बटे 6 इंटू 12, 4 वोल्ट आपको प्राप्त होता है। और V3 बराबर होगा R3 बटे RS इंटू V। R3 का मान है 3, RS आपके पास है 6 बटे 12, आपके पास बनता है 6 वोल्ट। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकारी रहे कि हमने सवाल सही किया है या गलत, तो इसका एक तरीका और है आपके पास। आप ये चेक कर लीजिए क्या इन सभी वोल्टताओं का जो योग है वह आपके द्वारा आरोपित वोल्टता के बराबर है या नहीं। 6, 4, 10 और 2, 12, अर्थात आपका आंसर सही होगा। सवाल नंबर 3 हमारे पास है इसका, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने वीडियो के शुरुआत में बताया, श्रेणी क्रम संयोजन में, चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा एक समान रहती है। अतः आपको मिलेगा I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I बराबर होगा V बटे R के रूप में। V बटे R, R तुल्य प्रतिरोध के रूप में आपके पास है श्रेणी क्रम RS के रूप में। V का मान आपके पास है 12 और तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात हुआ था 6, तो आपके पास बनता है I बराबर 2 एम्पियर। ये आपका आखिरी सवाल का आंसर है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने दिए गए प्रतिरोध में धारा, विभवांतर और तुल्य प्रतिरोध का मान हमने हमारे इस ट्रिक के आधार पे आपको सोल्व करके दिखाया है। अब हम लेते हैं इसका दूसरा संयोजन जिसको हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। स्टूडेंट, हमारा सवाल है, आपको दे रखा है कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। प्रारंभिक ताप है, हमने इसको R0 मान लिया 100 ओम, ठीक है। इस ताप को हमने नाम दे दिया T0 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यदि आपको एग्ज़ाम में कभी इस तरह का ताप नहीं देता है, कमरे का ताप बोल देता है, तो आप यहाँ पर कमरे का ताप को अप्रोक्स 27 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं, ठीक है। आगे ये कहता है कि यदि तापन तार अवयव का जो प्रतिरोध है 117 ओम, हम कह देते हैं इसको RT बराबर है 117 ओम, तो आपके पास
यह ताप क्या होगा? इसके लिए आपको दे रखा है अल्फ़ा बराबर 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, अब हम जानते हैं जैसा कि हमने पढ़ा है थ्योरी में, R बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फ़ा और डेल्टा T। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं तो हमें मिलता है R/R0 बराबर 1 प्लस अल्फ़ा और डेल्टा T की जगह हमने रखा T माइनस T0, T2 माइनस T1 भी आप इसको कह सकते हैं। R/R0 इसको आप पक्षांतर करके इधर लेके आते हैं तो आपके पास बनता है 117/100 माइनस का 1 बराबर अल्फ़ा का मान आपके पास है 1.7 इंटू 10⁻⁻4, T जो कि आपको निकालना है माइनस के 27, T0 का मान आपको दे रखा है। हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें प्राप्त होगा 17/100 बराबर 1.7 इंटू 10⁻⁻4 और T माइनस 27। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू को 17 कैंसिल होता है, 0.1 बचेगा, आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है T माइनस 27 बराबर 1000 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको लिख सकते हैं T बराबर 1000 प्लस 27, जो कि आपका आंसर बनेगा T बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है 15 मीटर लंबे और 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार में नगण्य धारा प्रवाहित की जाती है जिसका प्रतिरोध आपको दिया गया है 5 ओम। तो प्रायोगिक ताप से अर्थ यहाँ पर कमरे का ताप, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? स्टूडेंट्स, हमें दे रखा है L बराबर है 15 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A बराबर दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर और तार का प्रतिरोध R बराबर है 5 ओम। काफ़ी स्पष्ट और काफ़ी क्लियर सवाल स्टूडेंट यह, जिसमें आप फार्मूला यूज में ले सकते हैं R बराबर रो L/A। आपको प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। प्रतिरोधकता के लिए रो बराबर लिखा जा सकता है R इंटू A/L। आप इसमें वैल्यू रखिए, रो बराबर R का मान आपके पास है 5, A का मान है 6 इंटू 10⁻⁻7 और L का मान आपके पास है 15। तो आपको मिलेगा रो बराबर होगा 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम इंटू मीटर, जो कि प्रतिरोधकता का मात्रक कहलाता है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है आपके आंकिक प्रश्नों में, जिसमें आपको बोला गया है कि एक तांबे का तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपके पास है A बराबर 1 मिलीमीटर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। आपको बोला गया है यदि इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, जिसको आपको दे रखा है इसने n बराबर 8.5 इंटू 10⁻22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसको मीटर में बदलते हैं तो n बराबर आप यहाँ लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10⁻22 इंटू आपके पास बन जाता है यह, नीचे आप 10 सेंटीमीटर है, इसको -2 की फॉर्म में लिखोगे, क्यूब के रूप में -6, जिसको आप अंश में ले जाते हो तो 10⁻6 आपकी ऐड होगी, जिसके आधार पर आपके पास n बराबर बनेगा 8.5 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, आपको दिया गया है धारा I बराबर है 0.5 एम्पियर और आपको निकालना है अपवाह वेग Vd का मान। स्टूडेंट, एक सिंपल फॉर्मूले के रूप में हम जानते हैं कि I बराबर होता है NaEVd। तो बहुत ईजी फार्मूला है स्टूडेंट, डायरेक्ट फार्मूले में केवल वैल्यू रखनी है आपको। Vd बराबर हो जाएगा I/NaE। I का मान आपके पास है 0.5, N का मान आपके पास है 8.5 इंटू 10⁻22, A का मान है 10⁻⁻6 और आपको E जो कि आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस आधार पे अपवाह वेग Vd बराबर आपको मिलेगा
3.7 × 10⁻⁻5 मात्रक के रूप में मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ये अफवाह वेग आपको प्राप्त होता है। स्टूडेंट, आपको सवाल में बोला गया है कि किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाता है। किस ताप पर? तो मान लेते हैं वह ताप T है। तो हमने कहा माना वह ताप T है, अतः प्रश्नानुसार आपके पास कंडीशन क्या होगी? प्रश्नानुसार जैसा ये आपको बोलता है, RT बराबर होगा 0 डिग्री सेल्सियस ताप का प्रतिरोध का दुगना, R0। एल्फ़ा आपको इसने दे रखा है 4 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इन्वर्स के रूप में। अब स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर प्रतिरोध निकालना है, ताप निकालना है। तो इस आधार पर हम ये जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है RT बराबर R0 1 + एल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है, तो प्रश्न में RT की जगह 2R0, तो हमें प्राप्त होगा 2R0 बराबर R0 और 1 + एल्फ़ा डेल्टा T। R0 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनता है यह 2 बराबर 1 और प्लस एल्फ़ा और डेल्टा T की जगह हमने लिख दिया T2 - T1। ठीक है, 1 का पक्षांतरण किया हमने, तो 1 बराबर होगा एल्फ़ा और T2 - T1। T2 मतलब आपके पास जो कि आपको ज्ञात करना है T1 0 डिग्री सेल्सियस के रूप में। ठीक है, तो आपके पास बनेगा, आपने इस वैल्यू को रखा तो आप यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हो। T2 बराबर 1/एल्फ़ा, तो T2 बराबर बनेगा 1/एल्फ़ा का मान है 4 × 10⁻³ तो T2 बराबर आपको मिलता है 250 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से स्टूडेंट्स यह सवाल आपका पूरा होता है। एक अच्छा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल होता है स्टूडेंट्स, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 में आने लायक सवाल है। स्टूडेंट्स, आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। E बराबर आपको दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध आपके पास है R बराबर 0.4 ओम, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? I का मान स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि I बराबर होता है V/R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r के रूप में हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ आपके पास चूँकि R तो इसने दे नहीं रखा, जो कि आप 0 मान सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपके पास बनेगा I बराबर E का मान है 12/0.4, तो आपके पास I बराबर आपको प्राप्त होगा 30 एम्पियर के रूप में। स्टूडेंट्स, बहुत छोटा और सिंपल सवाल है यह आपका। केवल आपको ध्यान रखना है कि जब आपको कुल प्रतिरोध या अधिक प्रतिरोध आपको नहीं दे रखा, तो आप यहाँ पर R बराबर 0 ओम मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध आपको दे रखा है 4.2 ओम। R बराबर आपके पास है 4.2 ओम, पानी में डूबी हुई है। यदि इसमें I बराबर है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है 10 मिनट के लिए, T बराबर आपको दे रखा है 10 मिनट, जिसको आप सेकंड में पहले ही बदल लीजिए, 10 × 60 मतलब कि आपके पास होता है 600 सेकंड। ओके, अब ये कहता है आपको कि बताइए ऐसी परिस्थिति में कुल कितनी ऊष्मा, कैलोरी में ऊष्मा प्राप्त होगी, जिसके लिए आपको ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J बराबर दे रखा है 4.2 जूल प्रति कैलोरी के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ऊष्मा विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले में हमने पढ़ा था, महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में जूल का नियम आपको दिया गया था, जिसके आधार पर उत्पन्न ऊष्मा H बराबर लिखी जा सकती है I² RT और बटे J हमने इसलिए यूज़ में लिया है क्योंकि हम इसे कैलोरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। I का मान आपके पास है 2², R का मान आपके पास है 4.2, T का मान आपके पास है 600 और बटे J जो कि इसने आपको ऑलरेडी दे रखा है 4.2 के रूप में। तो H बराबर आपको प्राप्त होगा स्टूडेंट्स 2400 कैलोरी। बहुत इजी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से केवल फार्मूले में आपने वैल्यू रखी है और सोल्व किया है और आपने अपना आंसर प्राप्त किया है। ठीक है स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है कि एक बेलनाकार नलिका जिसकी लंबाई L व आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या के मान, आंतरिक त्रिज्या आपको दे रखी है इसने स्मॉल a, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल a, और बाह्य त्रिज्या आपको दे रखी है इसने b के रूप में, और लंबाई, तार की लंबाई आपके पास है स्मॉल l के रूप में, ठीक है। और इसकी प्रतिरोधकता आपको दे रखी है, प्रतिरोधकता आपके पास है इसकी रो, ठीक। अब आपको इसने बोला है कि नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी सवाल है ये, तो आपको जानते हैं R बराबर होता है रो L अपॉन A। केवल आपको यहाँ क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको निकालना है, जो कि हम जानते हैं A बराबर लिखा जा सकता है आंतरिक क्षेत्रफल, बाह्य क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल के रूप में, आंतरिक क्षेत्रफल, जो कि आपके पास बनता है पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, या पाई आपने कॉमन लिया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है आपके पास। इसलिए आपका आंसर बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मान निकालना है R का, R बराबर रो L जो कि अपरिवर्तित के रूप में रहेगा, आपके पास A का मान आपने रख दिया पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बनता है। बहुत ही इजी सवाल है स्टूडेंट्स, कोई परिवर्तन ज़्यादा किसी प्रकार से यहाँ है नहीं, केवल आपको प्रतिरोध का मान निकालना है क्षेत्रफल को परिवर्तित करते हुए। स्टूडेंट, हमारे आंकिक प्रश्नों का आखिरी सवाल क्या कहता है आपको, इस तरह का सवाल आपने 10वीं कक्षा में काफ़ी सवाल किए भी हैं। एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब हैं, 100 वाट के 4 बल्ब हैं और 40 वाट के 4 बल्ब, ठीक है। तो हमने कहा पहले तो 100 वाट के बल्ब की संख्या आपके पास बनती है 4, ठीक है। इसी प्रकार से 40 वाट के बल्ब की संख्या आपके पास बनेगी, बल्ब की संख्या आपके पास है यहाँ पर, ये भी 4 है, ठीक है। और ये बोला गया है स्टूडेंट्स, ये बल्ब प्रतिदिन 4 और 6 घंटे चलते हैं। कितने? 4 और 6। तो सबसे पहले हम 100 वाट के बल्ब के द्वारा विद्युत ऊर्जा क्षय ज्ञात करेंगे, इसलिए हमने कहा 100 वाट के बल्ब द्वारा ऊर्जा, हम मान लेते हैं इसको W1 है, बराबर आपके पास बनेगी P इंटू टी बटे 1000। हम इसको तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में, P आपके पास हो जाएगा 100 इंटू 4, P बराबर बल्ब की संख्या और इंटू 1 वाट, और T आपके पास समय आपको इसने दे रखा है 40 इंटू 4 इंटू 30 दिन चलते हैं, तो इसका मतलब हो गया 120 घंटे एक महीने में आपके पास चलता है ये, और आपके पास बटे 1000। हम इसको W1 बराबर लिख सकते हैं 48 किलो वाट हावर, ठीक है। अब इसी प्रकार से 40 वाट के बल्ब द्वारा ऊर्जा आपके पास बनेगी W2 बराबर P इंटू टी बटे 1000। अब इसके लिए P के रूप में आपके पास बनेगा स्टूडेंट 40 इंटू, और इन बल्ब की संख्या आपको 4 ही दे रखी है, इसलिए 4 से गुणा किया, और ये बल्ब स्टूडेंट 6 घंटे चलते हैं 30 दिनों तक, 6 घंटे 30 दिन के हिसाब से बटे 1000। तो W2 बराबर आपको मिलेगा यह, आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास बनता है 28.8 kWh किलोवाट हावर, नंबर 1, इसको हमने ले लिया नंबर 2 के रूप में। अब आखिरी बात में ये कहता है कि 2 पंखे हैं 60 वाट के हैं और वो 8 घंटे चलते हैं, तो हमने ये कहा पंखों द्वारा ऊर्जा W3 बोल देते हैं इसको, फॉर्मूला वही है P इंटू टी बटे 1000 किलो में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट 1000 का यहाँ पर भाग दे रहे हैं। आपके पास इसने बोला गया है पंखे का वाट आपके पास है 60,
और संख्या आपको दे रखी है 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। और ये पंखे भी आपके पास 8 घंटे चलते हैं 30 दिनों में, तो आपके पास हो जाता है 1000। आप इसको सोल्व करेंगे, भाग देंगे आप इसमें, तो आपके पास ये वैल्यू बनती है 28.8 किलोवाट आवर। ठीक है, हमने कहा इसलिए कुल ऊर्जा आपको मिलेगी स्टूडेंट्स यहाँ पर कुल ऊर्जा के रूप में W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों को आप जोड़ेंगे, आपके पास आएगा 48 प्लस 28.8 प्लस 28.8 बराबर आपको मिलेगा यह 105.6 kWh। स्टूडेंट्स 105.6 kWh यह आपके पास आंसर के रूप में हम ये कहेंगे कि आपके पास कुल यूनिट आती है 105.6 kWh या यूनिट, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल पे किया जाता है। यूनिट की दर से खर्च आपके पास बनता है। ठीक है, जिसको आप लिखेंगे 105.6 इंटू 5, आपका आंसर बनेगा यह मल्टीप्लाई करने पर 528 रुपये। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये सवाल पूरा होता है। इन क्वेश्चनों को आप अधिक से अधिक बार करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।